हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत की जलवायु की आगे स्थिति। सबसे पहले हमने विगत कुछ जो तथ्यात्मक जानकारियां हमारी हुई थी उनको एक बार रिमाइंड करें और हम आगे चलें हमारे पॉइंट की ओर। उससे पहले हम देखें तो हमने ऋतुओं के साथ स्थिति देखी थी, तापमान की देखी थी, साथ ही आर्द्रता वर्षा की स्थिति को हमने देखा था, वायुदाब की अवस्था को हमने देखा था। तो सामान्य रूप से भारत के जलवायु के संदर्भ में हमने कुछ स्थानों के साथ भिन्नता की अवस्था को भी देखा था। एक ही ऋतु में दो अलग अलग स्थानों पर तापमान की अवस्था अलग पाई जाती है। साथ ही हमने देखा था संपूर्ण भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु के प्रभाव में होने के बावजूद भी वर्षा की जो उपस्थिति है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से दिखलाई पड़ती है। सामान्य रूप से हम हिमालय क्षेत्र में देखते हैं तो यही वर्षा की जो उपस्थिति है ये हमें हिमपात के रूप में दिखलाई पड़ती है, तथा शेष भारत में हमें वर्षा बादलों के रूप में, बूंदों के रूप में, पानी या जल के रूप में दिखलाई पड़ती है। साथ ही हमने देखा था कि वर्षा की उपस्थिति के साथ साथ तापमान में भिन्नता का अंतर था। वो तापमान में भिन्नता का अंतर दैनिक तापांतर से लेकर के वार्षिक तापांतर तक अलग अलग दिखलाई पड़ता है। जैसा कि हमने देखा पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में दैनिक तापांतर तथा वार्षिक तापांतर दोनों में ही बड़ा अंतर पाया जाता है। दिन के समय का तापमान अधिकतम होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जो ग्रीष्म ऋतु की अवस्था को हमने देखा था। वहीं ग्रीष्म ऋतु में रात्रि का तापमान भी घटकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यही उपस्थिति हमने शीत ऋतु के संदर्भ में देखी थी कि शीत ऋतु के समय एक स्थान जो न्यूनतम तापमान के रूप में होता है तथा एक समय एक ही स्थान का तापमान अलग होता है। जैसा कि हमने देखा था पश्चिमी राजस्थान को देखा था, वहीं हमने द्रास क्षेत्र को देखा था। द्रास सेक्टर का जो तापमान था वो हमने -45 डिग्री सेंटीग्रेड देखा था। वहीं हमने पश्चिमी राजस्थान का देखा था तो माइनस तापमान नहीं होते हैं, लगभग 0 डिग्री के आसपास तापमान होते हैं। कुछ स्थान विशेष की भी बात की हमने कि राजस्थान राज्य का चूरू जिला है वो ठंडा होता है और वहां माइनस तापमान तक भी चले जाते हैं, -4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक भी हो जाते हैं। ये भारतीय जलवायु के संदर्भ में सामान्य तथ्य, सामान्य जानकारियां थी। एग्जाम में रीट लेवल को लेकर के यहाँ से प्रश्न सामान्य रूप से ही आ जाता है और अपने लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में प्रश्न बनते हैं। साथ ही हम इसी लेवल को देखते हुए आगे की जानकारियों को प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे हमारे इस पॉइंट के अंतर्गत भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहला पॉइंट होगा हमारा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, इन कारकों के अंतर्गत अगर हम देखें तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में पहली उपस्थिति हम देखते हैं अक्षांश। दूसरी स्थिति को हम देखते हैं समुद्र। तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। थर्ड पॉइंट है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं भौगोलिक स्वरूप। भौगोलिक स्वरूप। फिफ्थ पॉइंट में देखते हैं पर्वतों की स्थिति व दिशा। स्थिति व दिशा। तथा सिक्स पॉइंट को देखते हैं पवनों की गति व दिशा। मूल रूप से भारतीय जलवायु में इन कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रभावित करने वाले मेजर कारक माने जाते हैं।
इन कारकों के अंतर्गत अगर हम देखें तो कौन कौन से कारक हमें भारत की जलवायु में किस प्रकार से विविधता या अंतर दिखाने में या अंतर उत्पन्न करने में मदद करते हैं, या भारत की जलवायु में इनका क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले हम पहले पॉइंट को लेते हैं, भारतीय जलवायु में अक्षांशों का प्रभाव। ध्यान दें, इन्हीं कारकों के ऊपर अपने रेट लेवल को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखें, इन तथ्यों के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने वाले हैं, या तो इनके एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे, या इनके तथ्यों को लेकर के भी प्रश्न किया जा सकता है। जैसा कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में राजस्थान के संदर्भ में अरावली को लेकर के 3 तथ्यों को देकर के पूछा था, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ उठाए जा सकते हैं जलवायु को लेकर। तो हम देखते हैं सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति। भारतीय जलवायु को अक्षांश किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, यहां हमने भारत की सामान्य जानकारी के साथ में देखा था अक्षांशीय स्थिति को। भारतीय अक्षांशीय जो स्थिति है वो हमने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ मानी थी। मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है, तथा अंतिम रूप से अगर हम देखें तो इसका जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य में समाप्त होता है। यहां देखिए, अंतिम रूप से हमारे जो अक्षांशीय स्थिति है वो समाप्त होती है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड के रूप में। तो हमने वहां देखा था भारत के मध्य से होकर गुजरने वाला एक अक्षांश जिसको मध्यवर्ती अक्षांश कहा जाता है। जहन में आया होगा प्रश्न कि उस अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है, मध्यवर्ती अक्षांश के रूप में जाना जाता है। उसको कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित थी, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब यहां ध्यान देने योग्य तथ्य है किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करता है। हमने देखा था इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिणवर्ती भाग को, इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तरवर्ती भाग को, यह हमारे जलवायु कटिबंध का निर्धारण करता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको भारत में जलवायु निर्धारक कटिबंध भी कहा जाता है। जलवायु निर्धारक कटिबंध कहा जाता है, अर्थात इस रेखा से भारत की जलवायु में अंतर आना प्रारंभ होता है। एक दिशा की जो जलवायु है, अर्थात इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण में यहां उष्ण कटिबंध पड़ता है, तथा इसके उत्तरी भाग में शीतोष्ण कटिबंध आता है। शीतोष्ण कटिबंध। तो यहां 2 प्रकार के कटिबंधों की स्थिति सामने आई। अक्षांशों के आधार पर भारत में 2 प्रकार के कटिबंधों का निर्धारण होता है। भारत की आदि स्थिति है कर्क रेखा से दक्षिणवर्ती भाग की उष्ण कटिबंध में, तथा कर्क रेखा से उत्तरवर्ती भाग की शीतोष्ण कटिबंध में आती है। तो इस प्रकार से भारत की जलवायु में समानता देखने के साथ साथ विविधता भी दिखलाई पड़ती है। समानता हमें मौसमी जलवायु के रूप में या मानसूनी जलवायु के रूप में दिखलाई पड़ती है, तो विविधता हमें 2 कटिबंधों के रूप में दिखलाई पड़ती है। एक को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, तथा दूसरी उत्तरवर्ती जलवायु को कहा जाता है शीतोष्ण जलवायु। तो हमें अक्षांशों के आधार पर 2 प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु तथा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब यहां ध्यान देंगे, क्या हमारे भारत में ही ये विस्तार कुछ इस प्रकार की जलवायु का निर्धारण करता है, या संपूर्ण धरातल पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। संपूर्ण भूपृष्ठ है उस भूपृष्ठ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अगर यही जानकारी हम यहां भूमध्य रेखा के साथ देखें, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के
उत्तर में तथा इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा तक जाएं तो इस विस्तार के साथ में गर्मी है या तापमान है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। विश्व में सर्वाधिक उच्चतम जो तापमान की स्थिति है वो आती है 0 डिग्री से लेकर, उष्ण स्थान बनता है 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री के मध्य। तापमान में सर्वाधिक उपस्थिति, तापमान में सर्वाधिक उपस्थिति हमें कहां देखने को मिलती है? 0 डिग्री अक्षांश के पास दिखलाई पड़ती है। और यहां लॉजिकली अपना प्रश्न होगा वो यही होगा, किसी भी एक शहर का नाम देकर के पूछा जाएगा भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक तापमान रहेगा, तो निश्चित रूप से भूमध्य रेखा के जो जितना करीब होगा तापमान उतना ही अधिक रहेगा। तो हमारी स्थिति यहाँ 0 डिग्री से लेकर हम कन्याकुमारी तक के स्थान को लें तो यहां तक हमारी जो स्थिति है दूरी की, वो दूरी की स्थिति हमें 876 किलोमीटर के साथ दिखलाई पड़ती है। 876 किलोमीटर दूर है तो भूमध्य रेखा के ऊपर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। भारत के दक्षिणवर्ती भाग में गर्मी अधिक पड़ेगी और ज्यों-ज्यों हम कर्क रेखा तक जाएंगे तापमान में कमी आना प्रारंभ होगा और यही स्थिति जम्मू कश्मीर के साथ तापमान में न्यूनतम कमी को दिखलाएगी। इस प्रकार से भारत के दक्षिणवर्ती भाग हैं यहां तापमान की अधिकता रहेगी तथा जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में तापमान कम रहेगा। तो यहां कह सकते हैं हम लद्दाख क्षेत्र, यहां हम लिख सकते हैं मुंबई तथा यहां लिख सकते हैं कोच्चि। तो निम्न में से किस शहर का तापमान सर्वाधिक रहेगा? ध्यान रखने वाली बात है कोच्चि शहर का तापमान अधिक रहेगा, मुंबई का उससे कम रहेगा तथा लद्दाख क्षेत्र का तापमान कम रहेगा। तो अक्षांश स्थिति के अनुसार जलवायु में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। अवस्था होती है सूर्य की किरणों का प्रभाव, भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तथा भूमध्य रेखा से दूर जब उत्तरी अक्षांशों की ओर दक्षिणी अक्षांशों की ओर चलते हैं या उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन तापमान में कमी लाता है और यही अंतर जितना अधिक तिरछा रहेगा उतना ही तापमान में कमी आएगी। तो यहां ध्यान रखें जो ही भूमध्य रेखा से हम दोनों गोलार्धों की ओर आगे बढ़ते हैं या उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो इसको कहा जाता है निम्न अक्षांश और इससे दूरों की ओर जाने पर कहलाते हैं उच्च अक्षांश। तो न्यून अक्षांशों से या निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है और जलवायु में परिवर्तन आता है। तो ध्यान रखिए यहां से इंपॉर्टेंट तथ्य निकल करके आता है निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर ताप में कमी आती है। ताप में कमी आती है। तो यहां ध्यान दें तापमान में कमी आती है तो कमी की जो उपस्थिति है वो किस प्रकार से पाई जाती है? तो इस रूप में हम देखें तो तापमान में जो कमी की जो उपस्थिति है, ताप में कमी आती है तो ताप में कमी भूमध्य रेखा के उत्तरवर्ती क्षेत्रों में तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है और उदाहरण के रूप में पूछ लिया जाता है इस अवस्था में कौन सा स्थान न्यूनतम तापमान वाला होगा, कौन सा स्थान उच्चतम तापमान वाला होगा? तो इस लद्दाख वाले क्षेत्र का जो तापमान होगा वो न्यूनतम तापमान में होगा, निम्नतम ताप क्षेत्र होगा तथा यही स्थिति कोच्चि के लिए उच्च तापयुक्त होगी। अगर इसी उपस्थिति के साथ में कोई अन्य शहर दे दिया जाए, अन्य स्थान दे दिया जाए, कोच्चि को छोड़ दिया जाए, कोच्चि के बाद में अगर चेन्नई को दे दिया जाए, मुंबई को दे दिया जाए, हैदराबाद को दे दिया जाए, दिल्ली को दे दिया जाए, अंबाला को दे दिया जाए या लद्दाख को दे दिया जाए तो ये आप मानचित्र के माध्यम से उपस्थिति को निकाल सकते हैं। जो शहर जितना उच्च अक्षांशों में होगा वहां सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होने के कारण यहाँ की जलवायु में शीतलता आने प्रारंभ हो जाती है और जलवायु बदल जाती है। तो इस प्रकार से भारत की जलवायु में दो प्रकार का अंतर देखने को मिलता है, एक होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव तथा एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव। समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्थिति को हम देखते हैं।
प्रभाव है हमारा समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती है? ध्यान रखें, समुद्र तल से ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई सी लेवल से जब हम वायुमंडल में ऊंचाई की ओर उठते हैं, तापमान में धीरे धीरे कमी आने लगती है। यही कारण है कि जो जितना स्थान अधिक ऊंचा होता है वह ठंडा होता है, तथा जो सामान्य रूप से कम ऊंचा होता है वहां पर उष्णता ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप में कमी आती है। ताप में कमी आती है। ये एक औसत रेट से कमी आती है। अगर इसको देखा जाए तो औसत रेट में किस प्रकार से कमी आती है, इस उपस्थिति को हम ऊंचाई की ताप में गिरावट की दर औसत रूप से, तो औसत जो गिरावट की दर है वो होती है धरातल से। धरातल की कुछ इस प्रकार की आकृतियां हैं जो असमान पाई जाती हैं। असमान इस रूप में है, कहीं हमें समतल मैदान दिखलाई पड़ते हैं, कहीं हमें पर्वत दिखलाई पड़ते हैं, तो कहीं हमें जलीय भाग दिखलाई पड़ते हैं, कहीं हमें पठारी अवस्था दिखलाई पड़ती है। तो इस रूप में ऊंचाइयों में परिवर्तन तापमान की औसत गिरावट को परिवर्तित करता है। धरातल से जब हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में गिरावट आना प्रारंभ होती है। ये गिरावट की जो दर है वो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाती है। ध्यान दें, मैदानी प्रदेश कम ऊंचे प्रदेश थे, पर्वतीय प्रदेश अधिक ऊंचे प्रदेश थे, जलीय प्रदेश नीचे थे। साथ ही हमने देखा इसकी तल की उपस्थिति के साथ, इस तल से अगर ऊंचाई के साथ जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है। इस दर को कहा जाता है NLR, नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, या सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। तो ध्यान रखें, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से ताप में ह्रास होता है या कमी आती है। ये ताप में कमी आने की जो दर है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी होती है। इसी को कहा जाता है NLR, या इसी को कहा जाता है सामान्य ताप ह्रास दर। सामान्य ताप ह्रास दर, सामान्य ताप ह्रास दर कहलाता है। तो इस प्रकार से NLR, अधिक ऊंचाई वाले भाग ठंडा होने का कारण NLR के कारण से होता है। अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तापमान गिरता हुआ चला जाएगा। ये स्थिति हमने देखी थी जब हिमालय के संदर्भ में देखा, तो हिमालय के संदर्भ में हमने अधिकतम जो ऊंचाइयों को देखा महान हिमालय के साथ दिखलाई पड़ी। हिमालय वाले क्षेत्र में हिमालय की ऊंचाई हमने 6100 मीटर के साथ देखी। तो यहां तापमान अति न्यून होंगे, और न्यून तापमान होने के कारण यहां हमेशा हमेशा हिम आवरण रहेगा, हिमाच्छादित प्रदेश रहेंगे। तो इस प्रकार से
सामान्यतः मैदानी प्रदेश, गंगा के मैदानी प्रदेशों में औसत तापमान रहता है तथा हिमालय प्रदेश में तापमान ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान -डिग्री के आसपास रहता है, या वर्ष भर हिम नदियां बहती है या हिमानी का आवरण देखने को मिलता है। तो जलवायु में परिवर्तन आता है। हिमालय प्रदेश की जलवायु शीत जलवायु रहती है, वहीं गंगा के मैदानी प्रदेशों की जलवायु है वो उष्ण जलवायु में पाई जाती है। तो ये उपस्थिति हमें उच्चावच के साथ दिखलाई पड़ती है। समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार तापमान में गिरावट आना प्रारंभ हो जाती है और जलवायु को परिवर्तित कर देती है। तो भारत के साथ ये विविधता देखने को मिलती है। इस प्रकार से भारत की जलवायु में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट स्थिति हम देखें, समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी के अंदर देखें हम, जो हम समुद्र तल से ऊंचा उड़ते हैं तापमान में गिरावट आती है, लेकिन यही स्थिति अगर समुद्र तट से हटकर के आंतरिक भागों की ओर जाते हैं तो भी परिवर्तन लाती है। किस प्रकार से परिवर्तित होती है, ध्यान दें। भारत के संदर्भ में अगर हम स्थिति को देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें भारत की जो सीमाएं हैं वो दिखलाई पड़ती हैं। ये तटीय स्थिति है, ये तटीय स्थिति है, इसको कहा जाता है पूर्वी तट, इसको कहा जाता है पश्चिमी तट। तटीय स्थिति के समान यहां अरब सागरीय जलीय भाग है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी जलीय भाग है। यहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो प्रभाव है ये यहां के आसपास की भूमि को गर्म होने से रोकने का कार्य करता है तथा ठंडी होने से भी रोकने का कार्य करता है। इस प्रकार से इस प्रदेश की जो जलवायु है वो सदा सदा समवनम बनी रहती है तथा आंतरिक भागों की ओर जाने पर इस स्थान तक इसका प्रभाव होता है समवनम जलवायु, समवनम जलवायु। समवनम जलवायु रहती है। तो समवनम जलवायु का प्रभाव है वो तटीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। पूर्वी तट की जलवायु है समवनम पाई जाती है। यही उपस्थिति हमें समुद्र तट से दूर जाने के बाद आंतरिक भागों में देखें तो इस प्रदेश में शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। शुष्क जलवायु की उपस्थिति देखने को मिलती है। तो भारत के तटवर्तीय क्षेत्रों में समुद्री प्रभाव के कारण से समुद्र के आसपास के जो तटवर्तीय भाग हैं वहां नमी बनी रहती है तथा आंतरिक भागों पर नमी का प्रभाव नहीं होने के कारण जलवायु में शुष्कता आती है। यही कारण है कि समुद्र के तटवर्ती भाग हैं जो हमें प्रमुख रूप से एक उद्योग की स्थापना के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, उसका प्रभाव भी जलवायु ही होता है। आपने सुना होगा भारत का वह शहर जिसको कॉटन कैपिटल कहा जाता है, मुंबई वस्त्र राजधानी। वस्त्र राजधानी कहलाने का कारण यही है, समुद्र के किनारे पर पड़ता है, समवनम जलवायु के कारण से आसानी से धागा बनाने में मदद होती है तथा धागा टूट नहीं पाता, और यही कारण है कि सम और नम जलवायु के अंदर वस्त्र उद्योग का स्थापना और विकास अधिक होता है। तो यहाँ समुद्र तटवर्तीय भाग है वो सम और नम जलवायु वाले होते हैं तथा आंतरिक भागों की ओर है, यहाँ आंतरिक भागों पर जाने से शुष्कता बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। एक चीज ध्यान और देंगे प्यारे साथियों, यहां एक प्रश्न और निकल करके आता है, क्या प्रभाव होता है कि शुष्क जलवायु आंतरिक भागों में पाई जाती है? कारण होता है यहां तापमान में परिवर्तन होता है, ताप परिवर्तन के कारण से हवाएं चलती हैं और उन हवाओं का प्रभाव तटीय भागों तक ही पाया जाता है, आंतरिक भागों तक दिखलाई नहीं पड़ता। इसीलिए आंतरिक भागों की जलवायु शुष्क होती है तथा तटीय भागों की जलवायु होती है वो सम व नम होती है। यहाँ सम व नम जलवायु का जो प्रभाव है वो दोनों ही किनारों पर पूर्वी व पश्चिमी तटों के साथ देखने को मिलता है तथा आंतरिक भागों की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु के अंतर्गत आती है। कारण होता है तापमान में परिवर्तन के कारण से वायु की गति का होना। इसका प्रभाव होता है तटीय क्षेत्रों में
ताप की अधिकता के कारण ताप की अधिकता के कारण जल का वाष्प में बदलना व नमी उत्पन्न करना। तो नमी उत्पन्न करने के कारण आसपास की जो जलवायु है वो नम होती है तथा इस प्रकार की जो हवाओं का आंतरिक भागों तक नहीं पहुंच पाना आंतरिक भागों की जलवायु को शुष्क बनाता है। यही स्थिति अगर हम यहां देखें तो इस प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस क्षेत्र की जलवायु भी शुष्क होती है मरुस्थलीय प्रदेश की, क्योंकि ये भी समुद्र तट से दूरी पर पड़ता है। समुद्र जो किनारा है नजदीकी किनारा वो अधिकतम लगता है हमें कच्छ की खाड़ी के रूप में। तो कच्छ की खाड़ी से मरुस्थलीय जो प्रभाव है वो शुष्क बना रहता है क्योंकि दूरी अधिक पाई जाती है। राजस्थान के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे हम। लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूरी जलीय सीमाओं के साथ लगती है। अरब सागर की दूरी 400 किलोमीटर है तथा कच्छ की खाड़ी की जो दूरी है वो एक 225 किलोमीटर पाई जाती है। तो 225 किलोमीटर दूर होने के कारण यहाँ तापांतर जो आता है इस तापांतर के प्रभाव से चलने वाली जो हवाएं हैं वो मरुस्थल तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र की जलवायु है वो शुष्क बनी रहती है। वायु का वहां तक नहीं पहुंचना जलवायु को शुष्क बनाता है। जहां तक वायु का प्रभाव होता है वहां जलवायु समवय नम बनी रहती है। तो इस प्रकार से तटीय भागों की जलवायु समवय नम पाई जाती है। नेक्स्ट स्थिति को देखें हम। भौतिक स्थिति भौतिक स्थिति भौतिक स्थिति का संदर्भ है। ध्यान दें इसी पॉइंट को इस रूप में कहा जा सकता है महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता महाद्वीपीयता का प्रभाव क्या है? महाद्वीपीयता का प्रभाव तो यहां हम देखें महाद्वीपीयता का जो प्रभाव है वो हमें धरातल पर पाई जाने वाली विविधता को बतलाता है या इंगित करता है। किस प्रकार से दिखलाता है? यहां कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है तथा कहीं पर मरुस्थल है। ये जो विविधता पाई जाती है इस विविधता के कारण तापांतर परिवर्तित हो जाता है। तापमान की जो स्थिति है वो समान होती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर विकिरण का जो प्रभाव है वो तो समान रहता है, लेकिन यहाँ भौगोलिक जो संरचना है उस भौगोलिक संरचना का परिवर्तन होने के कारण यहाँ असमान रूप से ताप की प्राप्ति होती है। अर्थात पर्वत व पठारी प्रदेश हैं, पर्वत हैं, पठारी प्रदेश हैं, ये कम गर्म हो पाते हैं, कम गर्म होते हैं तथा जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं वो अधिक गर्म हो जाते हैं, अधिक गर्म हो जाते हैं। अधिक गर्म होते हैं। अब ये ध्यान देंगे क्यों गर्म हो जाते हैं? समान परिस्थितियां होती हैं बावजूद भी गर्म अधिक होते हैं। इसका प्रभाव होता है यहां बलुई मृदा का होना, बलुई मृदा का पाया जाना। अर्थात इसको हम मृदाओं की विविधता के साथ भी देखते हैं, इसलिए हमने कॉमन उपस्थिति महाद्वीपीयता के साथ देखा। बलुई मृदा का पाया जाना, बलुई मृदा की उपस्थिति होती है, उसकी विशेषता होती है जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। तो अतिशीघ्र गर्म होना तथा अतिशीघ्र ठंडा होना। और यही कारण होता है कि मरुस्थल में दिन के समय तापमान उच्च होते हैं तो रात्रि के समय उतना ही तापमान कम हो जाता है, इसलिए सर्वाधिक तापांतर भी यही पाया जाता है। ये उपस्थिति जलवायु में परिवर्तन लाती है। साथ ही हमने पठारों की उपस्थिति को देखा तो पठारों की उपस्थिति कम गर्म हो पाती है। इसका कारण होता है यहां पाए जाने वाली कठोर मृदा,
और कठोर मृदा को अगर हम देखें तो इस मृदा को कहा जाता है काली मृदा। काली मृदा की विशेषता होती है धीरे गर्म होती है, धीरे गर्म होती है तथा धीरे ही ठंडी होती है, धीरे ठंडी होती है। इस प्रभाव के कारण से धीरे गर्म होना तथा धीरे ठंडे होने के कारण से दिन के समय तापमान न तो अधिक जा पाते हैं न रात्रि के समय तापमान कम हो पाते हैं, इसलिए तापांतरों के बीच अंतर कम पाया जाता है। ये अधिक तापांतर वाली स्थिति होती है, ये न्यूनतम तापांतर वाली स्थिति होती है, और न्यूनतम व अधिक तापांतर में परिवर्तन ही जलवायु में विविधता को व्यक्त करता है। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ तापांतर अधिक पाए जाते हैं और यहाँ तापांतर न्यूनतम पाए जाते हैं। तो अधिकतम तापांतर अधिक होते हैं तथा इस क्षेत्र में तापांतर है वो कम पाया जाता है, तापांतर न्यून होता है। यही उपस्थिति बतलाती है कि जहां जहां भी पठारी प्रदेश होंगे वहां की जलवायु मरुस्थलों की तुलना में अलग होगी। समान अक्षांशों पर पड़ने के बावजूद भी दोनों की जलवायु में परिवर्तन पाया जाता है। इस उपस्थिति को हम देखें तो हमारी कर्क रेखा के दक्षिणवर्ती जो भाग है जिसको हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहते हैं, उस क्षेत्र की जलवायु अलग प्रकार की पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु है वो अलग प्रकार की पाई जाती है। तथा इसी प्रकार से हम देखें पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों की जो मृदा है वो कंकर पत्थर वाली मृदा होती है। इस मृदा वाले क्षेत्र में तापांतर है वो अलग प्रकार से पाए जाते हैं। तो ये महाद्वीपीयता की स्थिति है जलवायु को प्रभावित करती है। साथ ही हम देखें अगले कारक को किस प्रकार से प्रभावित करता है। नेक्स्ट उपस्थिति स्थिति को हम जाने समकारी परिस्थितियां। समकारी परिस्थितियां, समकारी परिस्थितियां अभी हमने पॉइंट देखे थे, उनके अतिरिक्त भी कुछ और भी पॉइंट हैं। 16 प्रकार की मानसूनी जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को लिया गया है। उनमें से कुछ हम महत्वपूर्ण कारकों को देखेंगे जो हमारी जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। उनमें समकालिक जो परिस्थितियां हैं ये भी जलवायु में परिवर्तन लाती हैं। किस प्रकार से है, एक स्थान की जो जलवायु है वो समकालिक प्रभाव के कारण से धीरे गर्म होना, धीरे ठंडी होने की जो क्रिया है, इस अवस्था को कहा जाता है जल व स्थल की उपस्थिति। जल व स्थल की उपस्थिति। जल व स्थल की उपस्थिति। हमने यही जानकारी हमारे समुद्र तट के साथ भी देखी थी, लेकिन इसका प्रभाव कुछ अलग भी है। समुद्र तल के पास जितनी नीचाई रहती है तापमान उतने ही कम रहते हैं। साथ ही जो जो ऊंचाई बढ़ती है हम इस चीज को देखते हैं कि औसत एवरेज तक तापमान में धीरे धीरे गिरावट होती है, लेकिन और अधिक ऊंचाई पर जाने से तापमान तीव्रता के साथ भी गिरते हैं। लेकिन औसत उपस्थिति जल व स्थल के स्वभाव के साथ भी परिवर्तित होती है। जल का स्वभाव अलग होता है, स्थल का स्वभाव अलग होता है, जलवायु में परिवर्तन लाता है। जिन क्षेत्रों के साथ जलीय सीमाएं बनती हैं, जिन क्षेत्रों के साथ केवल स्थलीय सीमाएं बनती हैं, उन प्रदेशों में जहां केवल स्थलीय भाग ही लगते हैं वहां अलग प्रकार के जलवायु का प्रभाव होता है। जहां जल भी लगता है वहां प्रभाव अलग होता है। भारत के साथ दोनों ही प्रकार की उपस्थितियां होती हैं। भारत की जलीय सीमाएं भी स्थलीय भाग में लगता है, तो भारत की जलवायु पर जल और स्थल का जो प्रभाव है वो भी देखने को मिलता है। किस प्रकार से होता है, जल होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है तथा धीरे ही ठंडा होता है, धीरे ही ठंडा होता है। इसलिए तापांतर कम पाए जाते हैं। तापांतर कम पाए जाते हैं। यही उपस्थिति हमें स्थल के साथ देखने को मिलती है।
स्थलीय भागों में तापांतर अधिक पाया जाता है। स्थल होता है वो जल्दी गर्म होता है। स्थल जल्दी गर्म वह जल्दी ही ठंडा हो जाता है, जल्दी ही ठंडा होता है। इस प्रकार से इस क्षेत्र की जो जलवायु है उनमें तापांतरों का अंतर अधिक होता है तथा जलीय जो क्षेत्र होते हैं वहां तापांतर कम पाया जाता है। तो यही कारण और प्रभाव हमने हमारे समुद्र के तटवर्ती भागों के साथ देखा था। मुंबई सामान्य रूप से औसत सामान्य तापांतर वाला स्थान है, इसी प्रकार से चेन्नई है, इसी प्रकार से कोच्चि है। लेकिन यही उपस्थिति अगर हम स्थल के देखें तो वहां हमें कुछ अलग प्रकार से दिखलाई पड़ते हैं। तो ये उपस्थिति तापांतरों में अंतर कम पाए जाते हैं। इसको हम चेन्नई के साथ देखते हैं। चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, यहां तापांतर सामान्य रूप से कम देखने को मिलते हैं। तथा यही स्थिति अगर हम धरातल के साथ देखें तो पश्चिमी जो मरुस्थल है वहां अधिक दिखलाई पड़ती है। पश्चिमी मरुस्थल में अलग प्रकार की जलवायु मिलती है और यही कारण है कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय जलवायु है इस जलवायु को शुष्क जलवायु कहा जाता है। शुष्क जलवायु। डियर स्टूडेंट ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। पश्चिमी राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है। प्रश्न इनमें से देकर के पूछ लिया जा सकता है, चेन्नई की, कोच्चि की या मुंबई की। और सबसे महत्वपूर्ण है मुंबई के संदर्भ में प्रश्न आ चुका है, मुंबई शहर की जलवायु किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण है? तो मुंबई शहर की जो जलवायु है वो आर्द्र व नम जलवायु पाई जाती है। इन जलवायु को कहा जाता है आर्द्र व नम जलवायु। नम जलवायु, आर्द्र व नम जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमें स्थल के साथ साथ जल का प्रभाव, जल के साथ साथ स्थल का प्रभाव, विविधता युक्त जलवायु को बनाने में मदद करता है। भारत की जलवायु के साथ जल व स्थल दोनों का प्रभाव देखने के कारण भारत की जलवायु है वो अलग अलग प्रकार की दिखलाई पड़ती है। यही स्थिति हमें इस रूप में भी दिखलाई पड़ती है कि चेन्नई, कोच्चि व मुंबई में सामान्य रूप से वर्ष भर कभी शीत नहीं बनती है। वहीं हमें पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में कठोर ठंड का अनुभव होता है। यही परिस्थितियां हमें जलवायु के अंतर के साथ दिखलाई पड़ती हैं। तो सामान्य रूप से प्रश्न बना दिया जाता है, इन शहरों की जो उपस्थिति है वो शीत रहित होती है। शीत रहित जलवायु, शीत रहित जलवायु पाई जाती है। तो शीत रहित जलवायु में ये शहर आते हैं जो समुद्र के किनारे पड़ते हैं। लेकिन इस शुष्क जलवायु के साथ हमें उष्णता भी देखने को मिलती है और शीत भी देखने को मिलती है। शीत भी होती है, शीत ऋतु में शीत होती है, ग्रीष्म ऋतु में गर्म होती है या उष्ण होती है। तो शीत व उष्ण दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देखें तो हमारी सामान्य परिस्थितियां हैं वो इनमें हमें कुछ इस प्रकार की जो उपस्थिति है वो देखने को मिलती है। आगे हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, पर्वतों की दिशा व स्थिति। दिशा व स्थिति, पर्वतों की दिशा व स्थिति के बारे में जाने, किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो हम देख पाते हैं पर्वतों की जो उपस्थिति है वो हमें जलवायु में वर्षा करवाने में मदद करती है। क्योंकि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के जो पर्वत होंगे जिनकी औसत ऊंचाई अधिक पाई जाती है उस क्षेत्र से गुजरने वाली हवाएं जिनमें आर्द्रता होती है उस आर्द्रता को अधिक ऊंचाई पर जाने के कारण ठंडक प्राप्त होती है या उनका तापमान गिरना प्रारंभ होता है और तापमान गिरने के साथ ही संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है और वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। तो जिन क्षेत्रों में पर्वतीय भागों की ऊंचाइयां अधिक पाई जाती हैं उन क्षेत्रों में नम जलवायु होती है या वर्षा युक्त जलवायु होती है। साथ ही अगर इन पर्वतों की स्थिति कम ऊंची होती है तथा कम ऊंचाई होने के साथ साथ अगर इनकी दिशा में भी परिवर्तन होता है तो यहां वर्षा का अभाव पाया जाता है। जैसा हम देखते हैं भारत के उत्तर में
भारत के उत्तर में हिमालय की उपस्थिति, हिमालय की उपस्थिति और हिमालय की उपस्थिति के साथ ही अगर हम देखें तो हिमालय की दिशा, दोनों प्रभावित करती हैं। किस प्रकार से करती हैं? हिमालय की जो उपस्थिति है वो हमें पश्चिम से पूर्व की ओर दिखलाई पड़ती है। हमने देखा था इसको, मुख्य रूप से इसको महान हिमालय कहा था, जिसकी सर्वाधिक ऊंचाइयां हैं। महान हिमालय, एवरेज में अगर इसको कहें तो हम हिमालय पर्वत कह सकते हैं। तो हिमालय की उपस्थिति में सर्वाधिक ऊंचाइयां महान हिमालय में थी और इसकी उपस्थिति भी हमने देखी थी। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक इसका विस्तार था। तो उत्तर में साइबेरिया से आने वाली जो शीतकालीन जो हवाएं हैं, इनको रोककर भारत में शीत ऋतु को कम करने में मदद करती है या भारत में शीत के प्रभाव को कम करती हैं। तो शीत ऋतु में इनका प्रभाव कम हो जाता है। शीत ऋतु में वर्षा तथा शीत पवनों को भारत में आने से रोकने का कार्य करते हैं, रोकने का कार्य करती हैं। इस प्रकार से हमारे हिमालय की उपस्थिति है। अगर इसी में दिशा का परिवर्तन होता और ऊंचाइयां कम होती तो साइबेरियाई क्षेत्र से आने वाली जो हवाएं हैं ये भारत में ठंडक पैदा कर देती, जो कि साइबेरियाई हवाएं हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हुई आती हैं। इन क्षेत्रों से चलने वाली ये हवाएं भारत में अलग ही प्रकार के जलवायु का निर्धारण कर देती। इसको कहा जाता है शीत हवा, शीत पवने। इन पवनों का जो क्षेत्र होता है वो होता है साइबेरिया। तो इस साइबेरियाई हवाओं का जो प्रभाव है ये हमें हिमालय के दौरान भारत में प्रवेश करने से रुकती हुई नजर आती है, अधिक ऊंचाइयों के कारण से। साथ ही इन हवाओं में जो नमी होती है वही हमें वर्षा के रूप में भी दिखलाई पड़ती है। वर्षा का प्रभाव भी हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। साइबेरिया से आने वाली जो हवा है इसको हिमालय रोकने का कार्य करता है। साथ ही भारत की जो मानसून तंत्र की हवाएं हैं, जो अरब सागरीय मानसून तंत्र है जो हिमालय से जाकर के टकराता है, अर्थात सुदूर दक्षिण से चलने वाली जो हवाएं हैं मानसूनी हवाएं, इन मानसूनी हवाओं के आगे जाकर हिमालय से टकराने के कारण वर्षा अधिक होती है और वर्षा का प्रभाव हिमालय के साथ देखने को मिलता है। अब प्यारे साथियों, यहां हम देखते हैं एक हमारी पहाड़ी श्रृंखला की उपस्थिति यहां पाई जाती है। इस पहाड़ी श्रृंखला का विस्तार हमें कुछ इस प्रकार से इन हवाओं के समानांतर देखने को मिलता है। इस पहाड़ी श्रृंखला को कहा जाता है अरावली, अरावली पर्वत। यह अरावली जो पर्वत है यह अरब सागरीय मानसूनी शाखाओं के समानांतर पाई जाती है, अरब सागरीय मानसूनी शाखाओं के समानांतर पाई जाती है। इस प्रकार से चलने वाली जो हवाएं हैं इनके समानांतर होने के कारण राजस्थान वाले क्षेत्र में वर्षा का अभाव पाया जाता है तथा यही हवाएं आगे जाकर के जब हिमालय से टकराती है तो वर्षा अधिक कर देती है। तो यही उपस्थिति पर्वतों की दिशा और उपस्थिति के कारण जलवायु में परिवर्तन आ जाता है। राजस्थान की जलवायु शुष्क रह जाती है तथा मध्यवर्ती मैदानी जो प्रदेश है, विशाल मैदान है, उनकी जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। साथ ही अगर ये स्थिति हम पश्चिमी घाट के देखें तो हम यहां आगे पेज के साथ देखें तथ्यों को। हिमालय की उपस्थिति भारत में साइबेरिया से आने वाली शीत पवनों को रोकने का कार्य करती है।
रोकने का कार्य करती है तथा वर्षा करवाने में मदद करती है। वर्षा करवाने में मदद करती है। अब इसका प्रभाव क्या होता? इन साइबेरियाई जो शीत हवाएं हैं, इन साइबेरियाई शीत हवाओं के कारण से अगर हिमालय नहीं होता तो भारत में शीत ऋतु में ठंडक बनती। अब प्रश्न अगर इस रूप से पूछ लिया जाए कि साइबेरिया से आने वाली हवा अगर भारत में आती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता, तो भारत की शीतकाल में जो जलवायु है वो शीत जलवायु बनती। लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण से साइबेरियाई शीत हवाएं भारत में नहीं आकर भारत की जलवायु को शीत होने से रोकती हैं। शीत ऋतु में कठोर ठंड से बचाती है। कठोर ठंड से बचाती हैं। कठोर ठंड से बचाती हैं। साथ ही अगर हम अरावली की उपस्थिति को देखें, अरावली का प्रभाव भी है। अरावली का प्रभाव कुछ इस प्रकार से दिखलाई पड़ता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समान दिशा होने के कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है। वर्षा कम होती है। साथ ही एक पर्वत श्रृंखला की स्थिति को और पूछ लिया जाता है पश्चिमी घाट के संदर्भ में। यहां अपने रीट को लेकर के दोनों तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। यहां हिमालय की उपस्थिति को, अरावली को और पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट की उपस्थिति क्या करती है? इन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को रोकने का कार्य करती है। पवनों को रोकने का कार्य करती है। रोकने का कार्य करती है। अब यहां प्रश्न बनकर के आता है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस प्रदेश में होती है? तो हमारे जहन में प्रश्न आता है वही मेघालय, चेरापूंजी या मासेंद्रम। लेकिन प्रश्न का उत्तर कुछ अलग होता है। किस प्रदेश में होती है? वहां दिया होता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का भी क्षेत्र होता है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। तो किस रूप में दिखलाई पड़ती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ध्यान रहे हमारे इन संदर्भों के अंतर्गत भी प्रश्न आ जाता है। उपस्थिति किस रूप में है? पर्वत हमें जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करने वाली स्थिति को रखते हैं, और इनकी अगर उपस्थिति है तो इनकी दिशा के साथ किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो दिशा के साथ दोनों प्रकार की उपस्थिति है। यही दिशा अगर पश्चिमी घाट की स्थिति के साथ नहीं होती, अगर विपरीत दिशा में होता तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है वो सर्वाधिक वर्षा वाला नहीं होता। तो यहां इसको अलग भी आप देख लें, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल अतिवृष्टि में आता है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी ढाल, पश्चिमी ढाल अतिवृष्टि क्षेत्र कहलाता है। अतिवृष्टि कहलाता है। अतिवृष्टि किस प्रकार की होगी? इन मानसूनी पवनों के समानांतर हवाएं जो ही आगे बढ़ती हैं इनको अवरोध उत्पन्न करता है, इन हवाओं को ऊपर उठने के लिए मजबूर करता है। और जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो हमने देखा था टेम्परेचर में गिरावट आती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाकर के 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है।
तापमान में कमी आते ही संघनन प्रारंभ हो जाता है और वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ध्यान दें, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। उपस्थिति थी हमारी अगली, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली स्थिति में भारत में चलने वाली पवनें। तो इनको हम देख सकते हैं, पवनों की दिशा या पवनों की उपस्थिति। पवनों के प्रभाव में भी जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है, पवनों के अनुसार जलवायु देखने को मिलती है, और इसी पवनों के प्रभाव का संबंध हम देखेंगे हमारे मानसून के साथ। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त जानकारी यहां प्राप्त करें और साथ ही हम देखेंगे हमारे मानसून की क्रियाविधि को। तो पवनों की जो दिशा होती है, इसका प्रभाव जलवायु पर देखने को मिलता है। किस प्रकार से दिखलाई पड़ती है? तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन पवनों की गति या उत्पत्ति के लिए, गति या उत्पत्ति के लिए अनुकूल होता है, या कह सकते हैं इसके लिए उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी किस रूप में होता है? यहां ध्यान दें, यहां प्रश्न बनकर क्या आता है, पवनें क्यों चलती हैं? तो पवनों का चलने का कारण यहां जलवायु के संदर्भ में समझने से पहले यह भी समझेंगे पवनें क्यों चलती हैं। पवनें क्यों चलती हैं? तो पवनों की उत्पत्ति का जो कारण है मैंने यही होता है तापमान। याद रहे, तापमान में जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन ही पवनों की गति का कारण होता है। हमें जब शीत ऋतु में शीत हवा तथा ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवा के रूप में तीव्र गति से चलने वाली हवाएं देखने को मिलती हैं, उनमें पवनों में तापमान परिवर्तन के कारण ही ऐसा देखने को मिलता है। किस प्रकार से चलती हैं पवनें? जब ताप अधिक होता है, ताप अधिक तो वायु दाब कम होगा या वायु दाब न्यून होगा। जब ताप कम तो वायु दाब अधिक होगा। ध्यान दें, तथ्यात्मक स्थिति है, यही हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जलवायु से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पूछ लिया जाता है। जब तापमान में परिवर्तन आता है तो वायु दाब के साथ कैसा संबंध पाया जाता है? प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। ध्यान दें, जब जब तापमान में वृद्धि होगी वायु दाब में कमी आएगी, जब ताप में कमी होगी वायु दाब में वृद्धि होगी। इसको कहा जाता है ताप प्रतिलोम संबंध। दोनों के मध्य प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। प्रतिलोम संबंध पाया जाता है और पवनें तीव्र वेग के साथ में बहना प्रारंभ कर देती हैं। यही कारण है कि धरातलीय भाग और जलीय भाग की तुलना में धरातलीय भाग है वो अतिशीघ्र गर्म होता है। अतिशीघ्र गर्म होगा तो वायु दाब की स्थिति है वो न्यून बनेगी, तथा जलीय भाग है वो धीरे गर्म होगा तो वायु दाब अधिक रहेगा। इस उपस्थिति के कारण से जलीय भाग की हवाएं हैं वो धरातल की ओर गमन करना प्रारंभ कर देती हैं, तथा विपरीत परिस्थिति जब उत्पन्न होती है या सर्द ऋतु होती है या रात्रि का समय होता है, स्थिति परिवर्तित हो जाती है तो धरातल अधिक ठंडा होता है, वायु दाब उच्च हो जाता है, साथ ही जलीय भाग का जो वायु दाब है वो न्यून रह जाता है।
पवने धरातल से जल की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो इस तथ्य को हम यहां देखें, दिन व रात के समय पवनों की स्थिति में परिवर्तन। इसलिए तटीय भागों की जो जलवायु है वो अलग प्रकार की होती है और धरातलीय भागों की जलवायु अलग होती है। अब यहां ध्यान दें, तापमान में परिवर्तन के कारण से एक चलता है स्थल समीर, एक चलता है जल समीर। जल समीर, अब ये ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में यहां से प्रश्न आता है, जल समीर कब चलता है और स्थल समीर कब चलता है। तो ये याद रहे, स्थल और जल का स्वभाव हमने देखा है अलग होता है। धरातल पर गर्मी पड़ने के उपरांत जल्दी गर्म होता है तो वायुदाब न्यून हो जाता है। इस उपस्थिति में दिन के समय चलता है। दिन के, यहां ध्यान देंगे, स्थल समीर के साथ देखिए, स्थल समीर जब धरातल गर्म होता है, वायुदाब न्यून होता है, तो इस समय जिस दिशा से हवाएं जिस दिशा की ओर चलती हैं, स्थल से जल की ओर, सबसे पहले देखिए स्थल से जल की ओर, पहला प्रश्न यही होता है, स्थल समीर चलता है, स्थल से जल की ओर, उसको कहा जाता है स्थल समीर। जल समीर होता है जल से स्थल की ओर, इसको कहा जाता है जल समीर। अब यहां ध्यान दें, गर्मी दिन के समय जब अधिक पड़ती है तो वायुदाब उस समय न्यून हो जाता है और उस समय जल समीर चलता है जल से स्थल की ओर। तो दिन के समय चलने वाली पवनों को कहा जाता है दिन के समय जल समीर, तथा रात्रि के समय स्थल समीर चलता है। ये उपस्थिति हमारी जलवायु के साथ भी विविधता को देखने को मिलती है। आगे हम जानकारी लेंगे हमारी मानसून क्रियाविधि को। याद रहे, जलवायु के साथ मानसून की क्रियाविधि एक अलग प्रकार का पॉइंट है, लेकिन हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हम इसकी संक्षिप्त जानकारी लेकर के हमारी जलवायु के वर्गीकरण को देखेंगे। तो हम संक्षिप्त जानकारी जलवायु के साथ मौसम तंत्र को भी लेंगे और हमारी मौसम की क्रियाविधि को भी देखेंगे। यहां तक की जानकारी अपेक्षा रखता हूं आपके समझ में आई होगी। साथ ही अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो की आप बार बार देख करके इसको समझने का प्रयास करें। तथ्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हमने समझाने का प्रयास किया है। इन्हीं तथ्यों के साथ आज हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही हमारी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको आपके टेलीग्राम चैनल की लिंक उपलब्ध करवाई गई है। इस पर जाकर आप इन्हीं सभी क्लासों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, क्विज प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी एग्जाम की दृष्टि से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।